Hello dear all, this is Avinash Kishore, your avian sir is present with a brand new chapter of heat. अब ये ब्रांड क्यों? क्योंकि इसमें मैकेनिक्स नहीं आएंगे, एफबीडी वगैरह नहीं बनाना, ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है? न्यू क्योंकि चैप्टर न्यू है इसलिए न्यू, ओके? सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस हीट कंसिस्ट ऑफ the phenomenon which takes place due to heating a body, due to heating a body. जैसे कुछ phenomenon ऐसे हैं जिनको आपने भी ऑब्जर्व किया होगा. क्या? अगर किसी बॉडी में हीट प्रोवाइड किया जाए तो वो पहले गर्म होना शुरू होता है ना? इसका मतलब उस बॉडी में हीट का मूवमेंट शुरू हो गया. फिर वो हीट ज़्यादा देर तक करो तो वो एक्सपैंड होने लगता है, ठीक? और भी ज़्यादा देर करो तो उसके फेज में भी चेंज आ जाते हैं. जैसे एक सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें डिटेल में अपन पढ़ेंगे इस फर्स्ट पार्ट में, ठीक? तो पहले तो ये समझेंगे कि हीट और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेंगे ताकि पूरे चैप्टर में जब भी इस्तेमाल हो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो. उसके यूनिट्स के बारे में जानेंगे, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक? अच्छा, तो हीट वन के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया. अब समझते हैं कि हीट क्या होता है. हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एक एनर्जी का फॉर्म है. अगर वो एनर्जी का फॉर्म है तो वो क्या करेगा? ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो बॉडी में मूवमेंट करता रहता है. जब तक वो मूव करता रहेगा तब तक वो मीनिंगफुल है. अदरवाइज हम ऐसा नहीं बोलते किसी भी बॉडी के अंदर हीट इतना है. हीट इन अ बॉडी या हीट ऑफ अ बॉडी नहीं बोलते हैं, हीट फ्लोज. वो हीट फ्लो मूवमेंट होती रहती है तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिट. तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ इन ट्रांजिट. कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. कब तक? जब तक टेम्परेचर डिफरेंस दो बॉडीज के बीच में रहेंगे. तो इसीलिए हीट और टेम्परेचर थोड़े बहुत लिंक्ड हैं, लेकिन आपको समझना है कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है और उसकी डेफिनेशन क्या है. तो देखिए, हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is in transit from one body to or a system भी हो सकता है और system to another because of temperature difference. ठीक है? तो ये एक बॉडी है, this is body 1, ओके? यहाँ से हीट का मूवमेंट हो रहा है to a body 2. हीट is being supplied, ये मूवमेंट हो रहा है. Why? Because there is temperature difference. ये T2 टेम्परेचर है और ये T1 टेम्परेचर है. तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाता है. तो टेम्परेचर गवर्न करता है हीट फ्लो के बारे में. चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं. क्योंकि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? जूल होनी चाहिए. बिल्कुल सही बात है. तो एसआई यूनिट ऑफ हीट, SI unit of heat is joule. ठीक है? इसको कैपिटल J से लिखेंगे क्योंकि एनर्जी भी है, एनर्जी है तो जूल होना ही पड़ेगा. लेकिन कॉमनली यूज्ड यूनिट भी है हमारे पास, ठीक है? अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट इज कैलोरी. क्या होता है? कैलोरी. और उसको इसके सिंबल क्या होंगे? CAL, कैलोरी. ठीक है? ये होगा. ओके? तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है. क्या? 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.186 जूल, या इसको हम लोग 4.2 जूल भी बोल सकते हैं. ये इनके बीच में रिलेशन है. ठीक है? तो हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ इन ट्रांजिट. मूवमेंट होता रहता है. कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. कब तक होता रहता है? जब तक दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है. तो फिर ये टेम्परेचर क्या है इसको भी समझ लेते हैं. ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए. टेम्परेचर समझते हैं थोड़ी देर में. तो आइए अब शुरू करते हैं. टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? तो देखिए, टेम्परेचर ये बताता है कि कोई बॉडी कितना गर्म या कितना ठंडा है ना? ये बस इतना मेजर करता है कि इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. ठीक है? तो अगर एक बॉडी गर्म है तो आप बोलोगे कि उसकी टेम्परेचर हायर है. अगर एक बॉडी ठंडा है तो आप बोलोगे उसकी टेम्परेचर लोअर है.
तो उसको मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया, एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। ये एक 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ और इंडिकेशन, इट इज अ रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी कितना गर्म या कितना ठंडा है उसको मेजर करने का ये एक फिजिकल टर्म है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एट हायर टेम्परेचर इज सेड टू बी हॉटर, ठीक है ना, इज सेड टू बी हॉटर देन द वन एट लोअर टेम्परेचर। तो इसको एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देने के लिए टेम्परेचर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बॉडी गर्म तब कहलाएगा जब उसकी टेम्परेचर हाई होगी, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर इज सेड टू बी हॉटर देन एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है जो मैं अभी कह रहा था कि ये फिजिकल स्टेट टेम्परेचर जो है वो किसी भी मटेरियल के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मटेरियल एंड इज अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। तो क्वांटिटेटिवली हम वो डिफाइन करते हैं कि किसी भी बॉडी की कितनी हॉटनेस या कोल्डनेस है टेम्परेचर के थ्रू, ठीक। इट इज द वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक है। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ना लेंथ पे, ना मास पे, ना टाइम पे, समझ में आ रहा है। तो 7 फंडामेंटल है, ये बिल्कुल फंडामेंटल है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे के से। बट अदर कॉमनली यूज यूनिट, अदर commonly used unit is, you have guessed it right, it is degree Celsius, ठीक है। तो कोई भी टेम्परेचर केल्विन में अगर आप लिखते हैं तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, ओके। तो टी और डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्जन होता है, तो any temperature which is in degree Celsius is added with 273, then this becomes in Kelvin, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कोई भी डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए। टू बी प्रिसाइज इट शुड बी 273.15 केल्विन, ठीक है, ये एक्चुअल होता है, पर हम लोग कॉमनली यूज करेंगे ये, तो ये यूज करते हैं ज़्यादा, ठीक है। ये अगर डेसिमल में नहीं रखा जाए तो 273 चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बात, शुरुआती बात, ठीक। अच्छा, एक और टर्म समझते हैं। अब मैंने आपको समझा दिया कि हीट क्या होता है, फिर आपको समझाया कि टेम्परेचर क्या होता है। अब टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर, उसके बारे में अभी डिस्कस मैं करने वाला हूँ। लेकिन पहले के समय में हमें ये लगता था कि हीट और एनर्जी ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये अलग अलग टर्म है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट दिखता था, पोटेंशियल एनर्जी में पोजीशन दिखता था, वर्क कर रहे हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिखता था। लेकिन हीट हमें लगता था कि ये तो कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या ठंडा है वो मेजर करके दे रहा है। तो फिर ये एनर्जी का फॉर्म कैसे हुआ, एनर्जी नहीं होना चाहिए। पहले हमें दो अलग अलग चीज़ें लगती थी। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ क्वांटिटेटिव प्रूफ से हमने ये चीज़ कंक्लूजन निकाल लिया कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मैकेनिकल वर्क करने के कारण भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब आप एक्सरसाइज करते हो, मैकेनिकल वर्क करते हो, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप गर्म हो जाते हो, हॉट हो जाते हो, है ना, नाउ यू लुक्स हॉट। तो वो हॉट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क।
तो मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी क्या है उसको समझ लेते हैं। तो एक मैकेनिकल वर्क दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और हीट में कोई कन्वर्जन है, कुछ रिलेशन है, या काइनेटिक एनर्जी और हीट में कोई रिलेशन है, कैसे हम उन चीज़ को आगे बढ़ेंगे। तो इन दो सिस्टम का यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो फिर बाद में हमें समझ में आने लगा कि नहीं, ये एक ही ब्रांच, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट है। तब हमने हीट को एनर्जी में ही मान लिया, ठीक है। इसलिए हीट की यूनिट जूल हो गई। अदरवाइज पहले उसकी यूनिट क्या हुआ करती थी, पहले जो मैंने लिखा वहाँ पर कैलोरीज। तो आप जब एक्सरसाइज की बात करते हैं तो कैलोरीज के बारे में बात करते हैं, आपने इतनी कैलोरीज बर्न की, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं आगे डिटेल बताने वाला हूँ, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। तो आइए शुरू करते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट के बारे में। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि क्या मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी में ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो किसी सिस्टम में, जैसे आपका बॉडी ही है, इसमें अगर आप मैकेनिकल वर्क करेंगे तो सिस्टम की टेम्परेचर इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो सम एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट हीट इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो इनके इक्विवेलेंस में हीट बराबर किया जा सकता है, ठीक है। एंड मेजर्ड हाउ मच मैकेनिकल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू कैलोरी। कितना इक्विवेलेंट है, मतलब कितनी मैकेनिकल एनर्जी करें कि वो कैलोरीज के इक्वल हो जाए। तो देख लेते हैं कि मान लेते हैं इफ मैकेनिकल वर्क W, अगर W मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूसेस द सेम टेम्परेचर चेंज एज हीट H, then we can write W is equals to J times H. What is J? यही है मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, ठीक है। मतलब हीट और वर्क को रिलेट करने वाला एक टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो J इज व्हाट? J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, that is in calories और जूल, ठीक है। कैलोरी या जूल, कैलोरी या जूल में होगा, ठीक। तो यही रिलेशन हम यूज करने वाले हैं कि 1 कैलोरी इज 4.2 जूल यूज करेंगे, ठीक है। या फिर 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरीज। आया समझ में? तो कभी भी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जैसे काइनेटिक एनर्जी दी गई है, एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी दी गई है, अब वो ब्लॉक के अंदर घुस जाता है तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। सपोज वो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, या 50% कन्वर्ट हो रहा है या 20% कन्वर्ट हो रहा है हीट में, तो आपको बताना है वो कितना कैलोरी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, हाफ mv² से तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे इन जूल। अब ये जूल में आंसर आएगा तो बस इसको कैलोरीज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो डिवाइड कर दोगे 4.2 से तो कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उतना कैलोरी हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये सब आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि मैकेनिकल वर्क से भी हीट को रिलेट किया जा सकता है, ठीक। तो वो कैसे रिलेट करेंगे, तो इस यूनिट से रिलेट करेंगे। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी को डिफाइन भी किया जा सकता है। हाउ यू डिफाइन 1 कैलोरी, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग वाटर को रेफरेंस लेके चलते हैं। तो 1 कैलोरी को डिफाइन कैसे करते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस। एक रेफरेंस 1 डिग्री राइज करवा रहे हैं पर टेम्परेचर 14.5 से 15.5 लेते हैं, क्योंकि वाटर उसमें बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि क्या होता है दिक्कत, ठीक है। तो इतना समझ लो कि 1 डिग्री राइज कराने के लिए वाटर में 1 ग्राम वाटर में कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी, उसी को बोलेंगे 1 कैलोरीज। तो उसको आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कॉपी कर लो तब तक।
तो आइए 1 कैलोरी की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है, आप कॉपी कर सकते हैं। क्या लिखा मैंने? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। देखो प्रेशर भी होना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का डिटरमाइन करता है। तो अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके फिर टेम्परेचर रेज होने का भी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूँ 1 atm प्रेशर। इसके बारे में भी डिटेल चर्चा होगी कि प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा किसी के टेम्परेचर का, या बॉइलिंग या मेल्टिंग को, ठीक है। चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया है आपको। हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंस क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं, कैसे हीट और टेम्परेचर लिंक्ड हैं, ये सब बातें शुरू में छोटे छोटे बेसिक टर्म्स हैं जिनको आपको समझ में आना चाहिए, ताकि चैप्टर में कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो हमारे पास क्या है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के बारे में आगे स्टडी करने वाले हैं, वो कैसे काम करता है वो समझने वाले हैं। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पे आगे चर्चा होगी, ठीक। कॉपी। तो अब पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? थर्मोमीटर चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि थर्मोमीटर को यूज़ कैसे करते हैं। थर्मोमीटर के अंदर एक ऐसी वर्किंग मटेरियल होती है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसकी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो उस मटेरियल को आप यूज़ करेंगे किसी भी थर्मोमीटर पे। जैसे सबसे कॉमन सा आप थर्मोमीटर देखे होंगे वो है मरकरी थर्मोमीटर। तो मरकरी का जो नीचे बल्ब होता है उस बल्ब में मरकरी होता है, और वो जो बल्ब है जो मरकरी कंटेन करके रखा है वो मरकरी की प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो राइज करने लगेगा, वो एक्सपैंड करने लगेगा। तो राइज करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को आप स्टडी कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिर की जाती है। तो पहले समझते हैं कि थर्मोमीटर डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट चेंजेस विथ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए। अब एनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू स्टैब्लिश अ टेम्परेचर स्केल, ठीक है। तो टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? अपना कॉमन मरकरी, Hg लिख रहा हूं मैं, कॉमन मरकरी थर्मोमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या यूज किया? मरकरी यूज किया। अब मरकरी की प्रॉपर्टी हमने क्या यहाँ पे एडवांटेज में लिया कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मरकरी एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड करने के बाद उसके स्केल में देखोगे कि कितना राइज आया, उसकी कैलिब्रेशन करके कैलिब्रेशन सिखाऊंगा। तो एक तो ये है जो कि हमें पता है, लेकिन आपको जो शायद नहीं पता होगा कि इसके अलावा भी हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनको आप थर्मोमीटर में यूज कर सकते हैं, जो कि नंबर नेक्स्ट है गैस। आप गैस से भी थर्मोमीटर बना सकते हैं और उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब ये कैसे काम करेगा दिखाता हूं मैं। थर्मोमीटर, मैंने कहा एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी गैस के साथ भी होगा टेम्परेचर का। कैसे? आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, PV इक्वल्स टू nRT होता है, सही है। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, तो nR तो कांस्टेंट ही होता है। तो इफ V इज कांस्टेंट then pressure is directly proportional to temperature. तो देखिए प्रेशर जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन हो गया। तो अब प्रेशर में चेंज होगा तो आप टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप पता कर सकते हैं। तो आप ऐसा थर्मोमीटर बना सकते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो गैस रख के, तो उसके प्रेशर में वेरिएशन देखकर आप टेम्परेचर बता पाएंगे। तो कैसे मेजर होगा मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। नंबर 3, और एक
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जिनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी है, पर एक्चुअल जानकारी शायद हो या ना भी हो, पर ऐसी चीज़ जरूर आप सुने होंगे, और वो है रेजिस्टेंस के बारे में। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। नहीं, टेम्परेचर चेंज करो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो याद करो, ओम्स लॉ में आपने ये सीखा होगा कि कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वहां पे इसलिए क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरी करोगे तो रेजिस्टेंस वेरी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ओम्स लॉ लगाने के टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस आप कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो कहने का मतलब है जो रेजिस्टेंस है दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो मैं प्लेटिनम का वायर यूज करूंगा, प्लेटिनम का वायर, और उसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम होगा प्लेटिनम प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, इसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो चेंज होगा, चेंजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अब वो किस तरह से चेंज होता है वो मैं इक्वेशन लिख देता हूं आपको, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग डिफरेंट चैप्टर में करेंगे कि रेजिस्टेंस किसी भी टी टेम्परेचर पर इस तरह वेरी करेगा कि 0 डिग्री पे क्या था रेजिस्टेंस, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस तरह से वेरी करता है। ये इक्वेशन में बस लिख दे रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल स्टडी बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये टी का मतलब क्या है, किसी भी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, आर नॉट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, और ये अल्फा क्या है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये सब गिवन होता है क्वेश्चन में। और डेल्टा टी समझ रहे हो, कितने का टेम्परेचर आपने राइज करवाया, कितने का डिफरेंस आया, राइज या फॉल कराओगे तो ये कम हो जाएगी। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये कम करने पे क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कम नहीं कर रहे, बढ़ा ही रहे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी बढ़ेगी। तो किसी भी दो टेम्परेचर पे अगर आपको रेजिस्टेंस पता है तो आप टेम्परेचर बता सकते हैं कि कितना हुआ। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं इनको बताऊंगा कि कैसे थर्मोमीटर में इस्तेमाल करेंगे, उसकी कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। मैं कैलिब्रेशन सिखाता हूं आपको थर्मोमीटर का। तो आइए शुरू करते हैं कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर के लिए। तो देखिए, थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन करने से पहले कुछ स्केल की जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो स्केल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर में जो स्केल यूज करने वाले हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज डिग्री सेल्सियस स्केल। क्या बोलेंगे इसको, सेल्सियस स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल। और दूसरा यूज करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, दो स्केल है हमारे पास। अब जब भी स्केल बनाते हैं, ये जो कॉमन सा है, मतलब ऐसा नहीं कि दो ही हैं, कॉमनली यूज्ड दो स्केल होते हैं यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, देखिए क्या करते हैं कि मैं वही ले लेता हूँ, मरकरी वाला ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसे थर्मोमीटर है, इस तरह से। यहाँ पे क्या है, मरकरी है, और यहाँ पर स्केल्स बने हुए हैं, है ना, ऐसे स्केल में मार्किंग की गई है, ऐसे ऐसे। तो क्या करेंगे, कैलिब्रेशन करने का मतलब क्या है, इसकी शुरुआत और आखिरी पॉइंट मेजर करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक कंटेनर में रखेंगे जहां पर केवल आइस है। ठीक है, केवल आइस बकेट, इसको जो बोल रहा हूं मैं,
आइस बकेट चैलेंज बड़ा चला था कुछ साल पहले, ये वही आइस बकेट है, ठीक है। तो आइस में जब आप इसको रखें तो जहां तक मरकरी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूं, जहां तक आपको मरकरी दिखाई दे रही है, मरकरी की जहां तक शुरुआत दिखाई दे रही है, वो वाला हो जाता है आइस पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे? आइस पॉइंट, टी आई मतलब आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट हमारे लिए क्या है? टी आई, आइस पॉइंट। इसका आइस पॉइंट शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट शुरू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है। ये शुरुआत है अपना दोनों का। तो ये आइस पॉइंट है इसका, आइस पॉइंट, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसको हटाकर फिर एक ऐसे कंटेनर में रखेंगे जहां पे स्टीम रहेगा। स्टीम समझ रहे हो क्या होता है? पानी जब भाप बनने लग जाता है, वेपर बनने लग जाता है, वो वाला कंडीशन। तो इसको हटाकर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे, और इसमें पूरे में स्टीम है, ठीक। अब जब स्टीम यहाँ रखते हैं तो स्टीम रखने के बाद इसकी जो राइज है वो सपोज यहाँ आ गई इधर यहाँ तक, तो ये होगा अपना स्टीम पॉइंट। समझ में आया? ये स्टीम पॉइंट है। या एक्चुअली में यहाँ जहाँ ऊपर लेवल तक ही होता है, जितने डिविजन्स आप बना के रखोगे स्टीम पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टीम पॉइंट हो गया, टीएस, स्टीम पॉइंट। तो स्टीम पॉइंट ये ऑब्जर्व हुआ, स्टीम पॉइंट ऑफ डिग्री सेल्सियस इज स्टीम पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये स्टीम पॉइंट ऑब्जर्व हुआ। और इसमें ऑब्जर्व होता है फ़ारेनहाइट वाले स्केल में स्टीम पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। तो मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट करके इनका लोअर और अपर पॉइंट निकाल लिया। तो उसके बाद मुझे नंबर ऑफ डिविजन्स पता चल गए कि स्केल में डिविजन्स कितने बन रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ डिविजन्स पता चल गए। तो बताइए नंबर ऑफ डिवीजन डिग्री सेल्सियस स्केल में कितने होंगे? नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन इन स्केल कितने आएंगे? देखो 0 से शुरू करके 100 पहुंच रहे हो तो 100 नंबर ऑफ डिविजन्स हो गए, है ना, 100 डिविजन्स। और इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन इन फ़ारेनहाइट स्केल इन डिग्री सेल्सियस स्केल, देखो तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? वही तो होगा नंबर ऑफ डिविजन्स। तो 212 में 32 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 180, 180 आ जाएगा। तो 180 डिविजन्स हैं किसमें? फ़ारेनहाइट स्केल में। और इसमें कितने डिवीजन है? 100 डिविजन्स है, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ डिविजन्स मिल गए। तो कोई भी स्केल अगर होगा तो हर डिवीजन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि कितने डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या किसी भी गिवन स्केल की वैल्यू है, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है। तो मान लीजिए आपने जो स्केल बनाया, अब मैं आपको बताता हूँ मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो जो स्केल आपने बनाया उसका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल जो लेंथ है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच का वो 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। तो आप कोई भी एक गिवन कंडीशन पे थर्मोमीटर को रख रहे हो, एक कंटेनर है यहाँ पे और यहाँ आपने थर्मोमीटर ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि स्टीम पॉइंट से वो
5 सेंटीमीटर लेंथ दिखा रहा है। ओके, 5 सेंटीमीटर लेंथ दिखा रहा है, 5 सेंटीमीटर लेंथ दिखा रहा है। तो 5 सेंटीमीटर लेंथ दिखाने पर कितनी रीडिंग वो देगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, उसकी रीडिंग क्या होगी, ये आप कैसे बताओगे रीडिंग? तो देखिए 10 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स 100 है। तो 10 सेंटीमीटर की वैल्यू 100 डिवीजन के बराबर है। तो आप एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर पे हो, यानी कि हाफ डिवीजन पर हो, तो हाफ डिवीजन पे उसकी जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने डिविजन्स हुए, तो नंबर ऑफ डिविजन्स जो आए 50 डिविजन्स आए। अब शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो शुरुआत अगर आप डिग्री सेल्सियस की बात करें, डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो फॉर डिग्री सेल्सियस, फॉर डिग्री सेल्सियस स्केल व्हाट इज द रीडिंग, शुरू कहां से हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से हो रहा है। और कितने नंबर ऑफ डिविजन्स आए, तो 50 डिवीजन आए। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 से शुरू करना है और 50 तक जाना है, तो 50 ही हो गया। तो 50 डिग्री सेल्सियस रीड करेगा अगर 5 सेंटीमीटर है तो। समझ में आया? अच्छा ठीक है, लेकिन यही रीडिंग अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल में लेता तो वो कितना आता, वो सोचो। तो देखिए फॉर फ़ारेनहाइट स्केल, फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग क्या होगी, समझते हैं इसको, बिल्कुल बढ़िया से समझते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डिविजन्स नाउ, 180 डिविजन्स। ठीक है, तो अगर आप 5 सेंटीमीटर तक आपका वो मरकरी कॉलम राइज किया है 5 सेंटीमीटर तक, तो हाउ मेनी डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग, हाफ ऑफ दिस, 180 का हाफ कितना होगा 90, तो 90 डिविजन्स वो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो 90 डिविजन्स कोइंसाइड करता है। अब उसकी रीडिंग कहाँ से शुरू किया था आपने फ़ारेनहाइट के लिए, फ़ारेनहाइट के लिए आपने रीडिंग कहाँ से शुरू किया था बताओ बच्चों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू किया था। और कितने डिविजन्स ऊपर आए, तो 90 डिविजन्स आए। 90 कैसे आया, क्योंकि 180 डिवीजन 10 सेंटीमीटर में आ रहा है। तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर राइज हुआ है तो 90 डिविजन्स ही पहुंचा। समझ रहे हो? अच्छा, शुरुआत कहाँ से किए हो, 32 से, और कितने डिविजन्स ऊपर बढ़े हैं, 90 बढ़े हैं। तो आपकी रीडिंग क्या हुई, 90 डिविजन्स प्लस 32। ठीक है, तो हर डिवीजन की वैल्यू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्योंकि 180 डिविजन्स है, तो हर डिवीजन की वैल्यू कितनी है, फ़ारेनहाइट में ही है। तो 32 आपने इसमें जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेम बॉडी की रीडिंग दोनों स्केल में अलग आई है। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि इसके टोटल डिवीजन 180 हैं और इसके डिविजन्स केवल 100 हैं। तो 100 डिवीजन के अंदर ही उसको सारी रीडिंग लेनी है और इसको 180 डिविजन्स के अंदर सारी रीडिंग लेनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हैज़ टू बी डिफरेंट। समझ रहे हो? पर यही अगर मैं केल्विन स्केल लेता, केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल में क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाएं। केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल में आइस पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए तो 273 केल्विन, और स्टीम पॉइंट क्या होगा, 100 में 273 जोड़ दीजिए तो 373 केल्विन। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आ गए, नंबर ऑफ डिविजन्स इज 100 डिवीजन। तो देखो इसमें भी 100 डिवीजन है और इसमें भी 100 डिवीजन है। तो जो डिफरेंस आएगा ना कभी कभी टेम्परेचर में राइज या फॉल जो होगा, वो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम आएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, डिफरेंस जो टेम्परेचर में आएगा दोनों के रीडिंग
कोई भी टेम्परेचर को रीड किया जा रहा है, उसमें जो भी रीडिंग आ रही है चाहे डिग्री सेल्सियस स्केल में आएगी या इसमें आएगी, टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो सेम आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो सकता है पर जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी वाटर को गर्म किया और 20 डिग्री सेल्सियस आपने राइज किया टेम्परेचर, तो केल्विन स्केल में भी 20 का ही डिवीजन आएगा, ऑल्दो नंबर उसके चेंज हो जाएंगे। 20 डिग्री सेल्सियस आपने कहाँ से किया, लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस में वाटर था और अब वो 60 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो आपने कितने डिग्री सेल्सियस का राइज करवाया, 20 डिग्री सेल्सियस का राइज करवाया। वही चीज अगर आप केल्विन में बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस को आप शुरुआत में रीड कर रहे थे 273 जोड़कर, और 60 डिग्री सेल्सियस को 273 जोड़कर केल्विन में आप रीड कर रहे थे, पर डिफरेंस देखोगे तो दोनों का सेम आएगा, 20 ही डिफरेंस आएगा। इसीलिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिफरेंस की बात हो, टेम्परेचर के डिफरेंस की बात हो, तो ऑल्दो आप डिग्री सेल्सियस को ऐसा यूनिट ट्रीट नहीं करते, ऐसा यूनिट हमारा केल्विन ही है, पर फिर भी जो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में होगा वही डिफरेंस आप केल्विन में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको हाईलाइट करके मैं रख देता हूं। इसमें आप क्या लिखेंगे, सो डेल्टा टी विल बी सेम, ये लिख लेना, विल बी सेम इन बोथ डिग्री सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए मैं आगे सिखाता हूं आपको कि कोई भी गिवन थर्मोमीटर में एक स्केल से दूसरे स्केल में आप कैसे जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी दो गिवन स्केल के बीच में रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। तो आइए रिलेशन बिटवीन टू स्केल्स, कोई भी दो स्केल मैंने आर्बिट्री ले लिया, एक्स एंड वाई, ये ले लिया। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स स्केल में, एक्स कोई भी स्केल है, एक्स मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये स्केल आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं या पहले से नोन स्केल होगा। तो एक्स स्केल में आइस पॉइंट x1 है, ठीक है, आइस पॉइंट है x1, और वाई स्केल में, वाई स्केल में y1 है आइस पॉइंट, आइस पॉइंट। ठीक है, x2 है स्टीम पॉइंट और y2 है y स्केल में स्टीम पॉइंट। ठीक है, ये है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स आप कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स इन एक्स स्केल कितना आएगा, x2 माइनस x1, और इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आएंगे, y2 माइनस y1, इतने आएंगे। ठीक है, तो आप तब से देख रहे हो कि मैंने जो यहाँ पे कैलिब्रेशन करके दिखाया था उसमें जो राइज हुआ या फॉल हुआ वो किस तरह से हो रहा था, लीनियर तरीके से हो रहा था। तो कैलिब्रेशन बिल्कुल लीनियर तरीके से हो रहा है। तो अगर लीनियर तरीके से हो रहा है तो आप प्योर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यहाँ लगा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या बेसिक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वही मैं 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। मैं आपको इक्वेशन सिखा देता हूँ। इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। ये क्या बन गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पर 2 पॉइंट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखते थे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m। m कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब ये जो x और y है, ये जो x और y है, यही आपका स्केल है जो कि चेंज होता रहेगा।
ये आर्बिटरी वैल्यू है, कुछ भी जो भी आप निकालना चाहो किसी भी पर्टिकुलर पे, तो आप दो स्केल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्योंकि दोनों स्केल में टेम्परेचर का राइज तो लीनियर ही होगा। तो आप अगर x और y आप ऐसे बना दिए, ये y स्केल हो गया और x स्केल हो गया, तो इनकी आइस पॉइंट कहीं पर हो रही होगी, दोनों की आइस पॉइंट, और दोनों का स्टीम पॉइंट कहीं पर हो रही होगी, है ना। तो x1 और y1 एक पे प्लॉट करोगे आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट, और दोनों का आइस पॉइंट एक जगह प्लॉट करोगे, दोनों का स्टीम पॉइंट एक जगह प्लॉट करोगे, क्योंकि आप वाटर तो सेम ही यूज कर रहे हो ना, तो दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो राइज जो भी आने वाला है वो इसी तरह से राइज आएगा, ऐसे राइज आएगा। तो कोई भी टेम्परेचर जो होगा वो इसी लाइन में राइज मतलब लाई करने वाला है, इसी लाइन में। तो इसी तरह से मैंने इक्वेशन डिराइव किया। तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा कि y स्केल कोई भी माइनस y1, ठीक है, इक्वल्स टू y2 माइनस y1, उसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि ये नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड हो जाए, y2 माइनस y1, ठीक है, इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया है, पर डिवीजन की वैल्यू या पर यूनिट जो आएगा, नंबर ऑफ डिवीजन की जो वैल्यू आएगी वो दोनों में इक्वेट कर दिया मैंने। देखो y2 माइनस y1 क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन से मैंने इसको इस पॉइंट को डिवाइड किया, आइस वाला पॉइंट से कितना राइज हुआ, शुरुआत से कितना राइज कर रहा है, उसको आपने नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दिया। एक डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, अदरवाइज अगर ये समझ गए हो इट्स इट वेल एंड गुड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है। पर मैं बस ये y2 माइनस y1 को नीचे ले आया और मैं डिफरेंट ढंग से इसको मैं समझा रहा हूँ। x माइनस x1 मतलब आइस पॉइंट से कितना ऊपर राइज हुआ पड़ा है, उसको नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दिए, तो जो पर यूनिट राइज है वो तो सेम ही आएगा दोनों में, तो दोनों इक्वेट कर दिया मैंने, ठीक है ना, पर यूनिट डिवीजन राइज। तो ये रिलेशन यूज करने वाला है। तो चलिए मैं कोई भी एक कॉमन सा जो हमारे पास स्केल है उन दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करके रख लेते हैं। कौन से, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, x1 x2 y1 y2 चाहिए होगा। तो मैंने डिग्री सेल्सियस इसको लिया, y को लिया, ठीक है, और x को लिया है फ़ारेनहाइट, ओके। तो मैं इक्वेशन ये यूज करने वाला हूँ y माइनस y1। तो y की जगह क्या यूज करने वाला हूँ मैं, c, क्योंकि मेरा y स्केल का नाम क्या है, y स्केल का नाम क्या है, डिग्री सेल्सियस। मैंने y स्केल को डिग्री सेल्सियस लिया और x स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल लिया। तो c माइनस y1 इज आइस पॉइंट, तो आइस पॉइंट इसका क्या होता है, 0, बाय y2 माइनस y1 स्टीम पॉइंट 100 और ये 0 इक्वल्स टू, मैंने x स्केल का नाम क्या लिया है, फ़ारेनहाइट, x स्केल इज फ़ारेनहाइट, तो x के जगह क्या लिख दिया मैंने, फ़ारेनहाइट, माइनस x1 मतलब आइस पॉइंट इन फ़ारेनहाइट, तो वो कितना होता है, 32 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 212 माइनस 212 माइनस 32, या नंबर ऑफ डिविजन भी आप लिख सकते थे डायरेक्ट, उसको 180 भी लिख सकते थे, इसको 100 लिख सकते थे। तो ये क्या बन गया, c बाय 100 इक्वल्स टू f माइनस 32 बाई 180, ठीक है। तो इसको काट दो, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, ठीक। तो रिलेशन क्या है बच्चों, देखो c बाय 5 इक्वल्स टू f माइनस 32 बाई 9, ये आ गया, ठीक है, ये रिलेशन फॉलो होगी।
तो अगर ये रिलेशन आपको याद है तो आप बताओ कि क्या दोनों स्केल में कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें दोनों स्केल में उसका जो वैल्यू है वो सेम आ रहा हो, या रीडिंग जो देंगे वो सेम देंगे। तो बताइए कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों ही स्केल में मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम मिलेगी। सॉल्व कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें दोनों ही स्केल में सेम रीडिंग देगा। तो आप पहले इक्वेशन लिख लीजिए, C/5 F - 32/9। ठीक, तो कह रहे हैं कि दोनों में सेम आ जाए, तो इसके जगह क्या रखेंगे और इसके जगह क्या रखेंगे, दोनों सेम रखेंगे। तो x/5 इक्वल्स टू x - 32/9। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 32 इंटू 5। ठीक है, तो ये इधर चला गया तो ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स इज 4x इक्वल्स टू माइनस 32 इंटू 5। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस 32 इंटू 5/4 दैट इज 8, तो -40। तो -40 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। और अगर पूछा जाए कि ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ जिसमें दोनों स्केल में ऑपोजिट साइन का है, ऑपोजिट साइन, मैग्नीट्यूड सेम हो पर साइन उनका डिफरेंट हो, तब क्या करोगे। तो एक को +x रखोगे, दूसरे को -x रखोगे, फिर उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब अगर पूछा जाए कि अभी जैसे अभी का कोई भी, जैसे आप कभी भी अपने मोबाइल में देखते होंगे कि अभी टेम्परेचर क्या है, तो अगर आप सेल्सियस स्केल में रखे हो तो 20 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा होगा, पर उसी स्केल को अगर आप चेंज कर दें फ़ारेनहाइट में तो फिर वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। तो सपोज 20 डिग्री सेल्सियस को आपको देखना है कि फ़ारेनहाइट में कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, तो बस C के जगह रखोगे 20 और F की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो यही है इनके बीच में इंटर रिलेशन। ठीक, तो मैं छोटे से क्वेश्चन वो सब नहीं करवा रहा हूँ कि इधर उधर कन्वर्ट करके दिखाऊँ, आसान होते हैं इस पर। ठीक है, तो ये हो गए इंटर कन्वर्जन की बात। अब जो मैंने पीछे 2-3 थर्मोमीटर और बताया था, एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, तो उसकी भी वेरिएशन ऐसी ही आएगी, कैलिब्रेशन वैसा ही करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मरकरी को यूज़ किया, उसी तरह से वहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन देखेंगे कि प्रेशर चेंज करके कि गैस में कितना राइज हो रहा है, उसी स्केल से आप फिर कैलिब्रेशन करके आप वैल्यू बता पाएंगे। उसी तरह से आप रेजिस्टेंस मेजर करके देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस प्लेटिनम की रेजिस्टेंस क्या आ रही है, फिर वही लीनियर वेरिएशन लोगे और सॉल्व करके बता दोगे। तो मैं अभी उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ लीनियर, और फिर क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ठीक है, तो आइए, ये है इसका रिलेशन। ठीक है ना, तो गैस थर्मोमीटर और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इस तरह से काम करता है। आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने वही रिलेशन इस्टेब्लिश किया है कि नंबर ऑफ डिवीजन जैसा ही ये निकल के आ रहा है। प्रेशर का डिफरेंस क्या है, ये PT मतलब प्रेशर ऑफ गैस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T पर। और P0 का मतलब क्या है, P0 प्रेशर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। एंड ऑल्सो P100 is pressure of gas at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे है। और T का मतलब क्या है, T is given temperature, any given temperature। ठीक है, जैसे T टेम्परेचर पर, T डिग्री सेल्सियस पर आपको या तो प्रेशर दे दिया जाएगा T पर, तो टेम्परेचर आप निकाल लेंगे, या टेम्परेचर दे देंगे तो आप प्रेशर निकाल लेंगे। क्योंकि आपको टेम्परेचर निकालना होता है तो प्रेशर आपको पता होता है। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट आपको पता होगा। तो क्योंकि ये कंप्लीट फंक्शन टेम्परेचर का बन के निकल के आ गया कि प्रेशर का वेरिएशन आप देख पा रहे हैं, किसी भी T टेम्परेचर पे प्रेशर आपको पता है और 0 और 100 पे पता है, तो आप बता सकते हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा है। उसी तरह से अगर रेजिस्टेंस आपको पता है तो आप ये रिलेशन फॉलो करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक,
रेजिस्टेंस ऑफ थर्मोमीटर एट एनी टेम्परेचर T, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम, तो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड R 100, समझ में आ गया क्या है, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड T इज एनी टेम्परेचर, any temperature, the temperature which you need to find, ठीक है। उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पता है, उस टेम्परेचर पे प्रेशर पता है, तो बताइए वो टेम्परेचर क्या है, क्योंकि आपको 100 पर रेजिस्टेंस पता था, 100 पे प्रेशर पता था, 0 पे प्रेशर पता था, 0 पे रेजिस्टेंस पता था, तो आप किसी भी T टेम्परेचर पर अगर आपको रेजिस्टेंस पता है तो आप टेम्परेचर बता देंगे, किसी भी T टेम्परेचर पे अगर आपको प्रेशर पता है तो आप पर्टिकुलर टेम्परेचर बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी थर्मोमीटर बनाए जा सकते हैं, पर मोस्ट कॉमनली यूज्ड थर्मोमीटर जो है वो है मरकरी थर्मोमीटर, ठीक है, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं। चलिए तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, इन पर भी छोटे छोटे वैल्यूज देकर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें और इसमें, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन मैंने यहाँ दे रखा है कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में ऐसी रीडिंग दे रखी है, अ कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर शोज 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये प्रेशर की रीडिंग है, ठीक है, ये प्रेशर की रीडिंग है, सेंटीमीटर ऑफ Hg, मरकरी की कॉलम से आप प्रेशर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है, गैसेस स्टेट केमिस्ट्री में पढ़े हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज आगे हम लोग फ्लूइड वाले चैप्टर में या गैस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ यूनिट के बारे में बात होगी, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg किस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg किस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो बताइए टेम्परेचर क्या होगा अगर प्रेशर 60 सेंटीमीटर Hg रीड कर रहा है, तो समझ में आया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको इसके SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल SI यूनिट या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसको कन्वर्ट कैसे करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रेशियो है, देखो, है ना, तो अपने आप ही वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करने वाले, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको PT चाहिए, तो T टेम्परेचर पे क्या है 60, तो 60 लिख दिया आपने, माइनस P0 यानी कि 0 डिग्री पे कितना है 50 सेंटीमीटर, तो सीधा 50 यूज कर लो, क्योंकि इसकी यूनिट जो है वो सेम ही है, तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो डिफरेंस तो उतना ही आएगा, तो नहीं करेंगे कन्वर्ट। 100 पे कितना प्रेशर है 90 माइनस 0 पे कितना है 50, तो 50 डाल दीजिए, ठीक है। और T पर आपको कैलकुलेट करना है, 0 पे ही था वो और ये 100 पे ही था, है ना, तो 100 रख दिया आपने, माइनस 0, ठीक है, बस हो गया सॉल्व, आसान है। तो 60 में से 50 घटा दिए तो 10 आ गया, और 90 में से 50 माइनस कर दिए तो 40 आ गया, और 100 इधर ले आओ तो इंटू 100 हो जाएगा, तो यहाँ बच गया केवल T, सही है। तो इधर और इधर ये 0 कैंसिल, 4 को 25 से काटो, 100 को काटो 25 से, तो T इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में ही इनका वैल्यूज गिवन था, ठीक है ना। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह से रेजिस्टेंस वाले में भी दे दिया जाएगा कि रेजिस्टेंस किसी भी T टेम्परेचर पे पता है, 100 पे पता है, 0 पे पता है, तो बताइए T क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, ठीक। चलिए उसको भी करा ही देता हूँ। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन, आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं
कि रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे इतना है, 100 डिग्री पे इतना है, तो बताइए ये टी डिग्री क्या होगा अगर 5 ओम रेजिस्टेंस है टी डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आर टी माइनस आर जीरो बाई आर 100 माइनस आर जीरो टी माइनस जीरो 100 माइनस जीरो। तो आर टी माइनस आर जीरो क्या होगा, 5 माइनस 3 बाई 100 पे कितना है 4, 4 माइनस 3 बाई टी बाई 100। सही है, तो 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 बाई 1 इक्वल्स टू टी बाई 100। 100 चला गया इधर तो 200 आ गया, तो टी इक्वल्स टू 200 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चंस थे जिसमें टेम्परेचर चेंज करने पे इनकी जो अपनी फिजिकल यानी कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज होने के कारण थर्मोमीटर पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा कि कोई भी हाइपोथेटिकल स्केल दे दिया जाए, कोई भी स्केल हम बनाकर उनके बीच में न्यूमेरिकल वैल्यू पे खेल सकते हैं इधर उधर करके, या फॉल्टी थर्मोमीटर है जिसमें इसको इतना रीड कर रहा है उसको इतना रीड कर रहा है, तो बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो थर्मोमीटर के बीच में रिलेशन पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 थर्मोमीटर एक्स एंड वाई हैव डिविजन्स 80 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई भी हाइपोथेटिकल एक हमने क्रिएट कर रखा है स्केल जिसमें एक में 80 डिवीजन है, दूसरे में 120 डिविजन्स है। When they immerse in ice, they show reading 20 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये किस चीज़ की जानकारी है, स्टीम पॉइंट की जानकारी है, नहीं सॉरी आइस पॉइंट की जानकारी है ना, आइस पॉइंट की जानकारी है। तो आइस पॉइंट दोनों का गिवन है, एक का 20 है दूसरे का 30 है। ठीक है, इफ y measures temperature of a body to be 120 डिग्री सेल्सियस then find the reading of x scale। ठीक, तो क्या क्या जानकारी हमारे पास है, हमारे पास है नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 80 एंड y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 120। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब ये x का है और ये y का है, तो x की आइस पॉइंट कितनी है 20, तो आप लिखेंगे x1 इक्वल्स टू 20 एंड y1 इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अगर y मेजर करता है 120 डिग्री, इसका मतलब y की रीडिंग गिवन है, कैपिटल Y की रीडिंग गिवन है कितना 120 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। तो आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको जो भी मैंने वेरिएबल बता रखा है ना उसकी वैल्यू आपको गिवन इंफॉर्मेशन से फीड करने आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। ठीक, तो आप कैसे नोट डाउन करेंगे, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बाय x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1। आइए y 120, तो 120 रख दिया, y1 30, तो 30 रख दिया, बाय y2 माइनस y1 कितना है 120, तो यहाँ 120 रख दिया। ठीक है, x माइनस x1, x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, x1 की वैल्यू 20 है और नंबर ऑफ डिविजन्स x2 माइनस x1 80 है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, साथ ही साथ इसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ डिविजन्स देता है, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ डिविजन्स है, तो नंबर ऑफ डिविजन्स ही इसमें गिवन था। ठीक है ना, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 0 0 कैंसिल हो गया, तो 4 2 जा 4 3 जा, अब 2 इधर 3 इधर, तो 2 इससे जाके इसको सब्ट्रैक्ट ही कर लो, तो 120 माइनस 30 कितना 190, 90 इंटू 2 180,
180 और इधर इधर 2 आ जाएगा तो 200 और ये 300 हो गया और ये 3x है और ये 60 है ना, 60 है, सॉरी ये 60 है, 20 नहीं है 60, 3 जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 2 और ये 3 चला गया इधर तो ये हो गया 3x माइनस 60 तो ये 180 प्लस 60 240 डिवाइड बाई 3 इज 80 तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, बस आपको सारे वैल्यूज पता होने चाहिए कि क्या क्या गिवन है, तभी आप इसको सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, इसको आप कॉपी कीजिए और समझिए। तो आई होप आप समझ लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक फॉल्टी थर्मोमीटर है। ठीक है, एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर। तो एक फॉल्टी थर्मोमीटर है जो कि रीड कर रहा है आइस पॉइंट को 5 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट को 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बताना है कि 30 डिग्री उसी स्केल का 30 डिग्री जो होगा वो एक्चुअली में सेल्सियस स्केल में कितना रीड करेगा, वो समझ में आया। तो एक फॉल्टी थर्मोमीटर आइस पॉइंट को रीड कितना कर रहा है 5 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट को रीड कितना कर रहा है 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बताइए फाइंड द रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस स्केल if it reads 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस को या डिग्री सेल्सियस अगर वो रीड करता है एक्चुअली में, तो बताइए डिग्री सेल्सियस स्केल में कितना रीड करेगा वो। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस ना लिखकर मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये 5 डिग्री यूनिट मेजर कर रहा है। ठीक है, अब सही है, एक फॉल्टी थर्मोमीटर है जो 5 डिग्री यूनिट रीड कर रहा है और 95 डिग्री यूनिट स्टीम पॉइंट को रीड कर रहा है। तो बताइए 30 डिग्री यूनिट जो वो रीड करता है वो डिग्री सेल्सियस स्केल में कितना होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो देखो इसको करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, क्या x माइनस x1 y माइनस y1 वाला जो फॉर्मूला है उसमें आपको समझना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ रख दो, डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो c माइनस y1 कितना होता है उसका 0 और y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 100 माइनस 0 बराबर x स्केल। इसको फॉल्टी को मान लो x, फॉल्टी को मान लो x स्केल। तो x कितना रीड कर रहा है 30 रीड कर रहा है 30 यूनिट। ठीक है, माइनस x1 मतलब आइस पॉइंट कितना है 5 डिग्री यूनिट। ठीक है, ओके, x2 माइनस x1 मतलब स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये हो गया। तो u कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक यूनिट कॉमन सा बना दिया था। ठीक, तो ये क्या बन गया c बाई 100 इक्वल्स टू 30 में से 5 गया तो 25 और 95 में से 5 गया तो 90, u कैंसिल हो गया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 0 और 0 भी कैंसिल, तो c इज इक्वल्स टू क्या आया 250 बाई 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 250 बाई 9 वो रीड करेगा किसको, जिसको ये फॉल्टी थर्मोमीटर 30 डिग्री यूनिट रीड कर रहा था। ठीक, तो देखो थर्मोमेट्री में इतना ही है जितना मैंने आपको पढ़ाया, इसी से बस आगे पीछे इधर उधर घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कोई भी स्केल को इंटर कन्वर्जन कैसे काम करते हैं। तो बच्चों अभी मैं नोट कर रहा था कि थर्मोमीटर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो आपको समझ में आ गया होगा, इसको ठीक कर लेना, थर्मोमीटर कर लेना, है ना, थर्मोमीटर सही। ठीक, छोटी सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।